हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन ज्ञात कैसे किया जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल है कि एक कंपनी 31 मार्च 19 को समापन में चली गई। उस दिन उसका चिट्ठा निम्नलिखित था, जिसमें दी हुई है शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप 19,500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1,95,000। क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल 24,200, पार्टली सिक्योर्ड 55,310, अनसिक्योर्ड 99,790, टोटल 1,79,300। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 12,000। गुडविल है 50,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है 48,000, प्लांट एंड मशीनरी है 65,500, स्टॉक है 56,800, डेटर्स है 64,820, कैश है 2,500 और P&L अकाउंट है 98,680। अब सूचना दी है कि समापक ने संपत्तियों की वसूली निम्न प्रकार की है, जिसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी विच वाज यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू पे द पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रो राटा 35,000 है, प्लांट एंड मशीनरी से वसूली 51,000 है, स्टॉक से 39,000 है, डेटर से 58,500 है और कैश बैलेंस 2,500। समापन के खर्चे 1,000 दिए हुए हैं और समापक का पारिश्रमिक संपत्तियों की वसूली पर रोकड़ सहित है 2.5% और असुरक्षित लेनदारों को चुकाई गई राशि पर 2% है। हिसाब का पत्रक बनाना है। तो परफॉर्म आपको याद है, अपन ने डिस्कस किया था। बनाइए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। सबसे पहले अपन लेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट। तो उसमें आपको सूचना दी हुई है, कैश है 2,500, डेटर्स दिए हुए हैं 58,500, स्टॉक दिया हुआ है 39,000, प्लांट दी हुई है 51,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी आएगी नहीं क्योंकि वो मॉर्टगेज है पार्टली सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट के लिए। उसके बाद पार्टली सिक्योर क्रेडिटर आपके हैं 55,310 के, और ये तो 35,000 है, तो वो भी पूरे नहीं होंगे, तो सरप्लस आने का प्रश्न ही नहीं है। उल्टा बचा हुआ अमाउंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जुड़ जाएगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आइटम उसमें आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो आपको 1,000 रुपये दिया हुआ है, लिख दो। फिर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के लिए सूचना है कि रोकड़ सहित समस्त संपत्तियों की वसूली पर 2.5% देना है। तो ऐसी दशा में 1,51,000 जो राशि आपको प्राप्त हुई है, प्लस 35,000, क्योंकि साफ लिखा है संपत्तियां समापक ने जो वसूल की वो इस प्रकार है। तो जो 35,000, 51,000, 39,000, 58,500 और 2,500 ये सब समापक ने वसूल किए, उसका 2.5% निकाल लो तो 4,650 आएगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, क्योंकि इसमें और भी आएगा रेम्युनरेशन, तो प्लस करते रहें। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भुगतान है 24,200, तो उसका भी आप निकाल लीजिए 2%, तो 4,650 प्लस 484 ये हो जाएगा, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख दीजिए 24,200। अब आपको देखना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके पूरे पे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप नोट करोगे कि टोटल पैसा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का बन रहा है वो बन रहा है 1,32,100। देखिए अनसिक्योर्ड है 99,791, बैंक ओवरड्राफ्ट इटसेल्फ अनसिक्योर्ड है 12,000 और जोड़ दो, और उधर आपके पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर 55,310 थे, उसमें से 35 वसूल हो गए, तो पीछे बच गए 20,310। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 1,32,100
32,100 आ जाएंगे। तो 1,32,100 आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, जबकि आपके पास अवेलेबल अमाउंट उससे कम है। तो ऐसी दशा में अवेलेबल अमाउंट आपको निकालना है, वो निकालिए। लेफ्ट साइड की जोड़ है एक अकाउंट, और एक अकाउंट में से आप घटा लीजिए 1,000 प्लस 4,650 प्लस 484 प्लस 24,200, इन सबको घटाओगे तो पीछे बच जाएंगे 1,20,666। ये जो अमाउंट है उसमें दो चीज़ें शामिल है, अनसिक्योर्ड को पेमेंट भी करना है और रेमुनरेशन भी शामिल है। तो यहाँ रेमुनरेशन पहले निकालना पड़ेगा, तो 1,20,666 इंटू 2/102, तो ये रेमुनरेशन आ जाएगा 2,366। वही जोड़ दो और टोटल रेमुनरेशन आ गया 7,500, और बचा हुआ पेमेंट हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 1,18,300। तो इस तरह ये आपका सवाल पूरा हो गया। कोई भी दिक्कत हो एक बार पुनः कर लेना, तकलीफ आए पूछ लेना। इसके बाद एक सवाल और भी अच्छा अपन लेते हैं। लिखा है कि ए लिमिटेड कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जुलाई 2019, इट्स पोजीशन। तो मैं इसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में स्क्रीन पे है आपके। तो 1 जुलाई 19 को जबकि एक लिमिटेड कंपनी का ऐच्छिक समापन हुआ, उसकी स्थिति इस प्रकार थी: 10,000 पूर्वाधिकारी अंश 10 रुपये का है 1,00,000 रुपये, 5,000 समतांश 10 रुपये का है 50,000 रुपये। इसमें बकाया याचनाएं 1,000 की है तो 49,000 आ जाएंगे। 100 रुपये 10,000 समतांश 10 रुपये प्रत्येक का है, जो 5 रुपये पेडअप है, तो ये है 50,000। 20,000 समतांश है 10 रुपये का 3 रुपये पेडअप है, ये है 60,000 रुपये। बैंक से ऋण कच्चा माल गिरवी रख के लिया है 38,000 का। असुरक्षित लेनदार है जिनमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 1,200, और अदर क्रेडिटर हैं 1,01,800। बैंक में रोकड़ से 5,000, कच्चे माल का रहते हैं 50,000, अन्य रहते हैं 1,50,000, अन्य संपत्तियां 80,000, लाभ हानि खाते का नाम से 50,000। अब वसूली की बात बता रहे हैं कि कच्चा माल बैंक ने वसूल किया 30,000 रुपये, और जबकि बैंक ऋण 38 का है तो उससे कोई सरप्लस आना नहीं है। अन्य रहतिया 80,000 वसूल हुए हैं और अन्य संपत्तियों से 20,000 वसूल हुए हैं। तो ये वसूली की बात होगी। उसके बाद है निस्तारक का पारिश्रमिक 1,000 तथा उसके द्वारा वसूल की गई संपत्तियों की राशियों का 3% और अन्य लागत एवं व्यय 11,000 रुपये। तो आगे और है, पूंजी भुगतान के लिए सभी समतांशों को समान अधिकार हैं। 10,000 समतांशों में से प्रत्येक अंश 3 रुपये और 20,000 समतांशों में से प्रत्येक अंश पर 5 रुपये की याचना की गई है और संपूर्ण राशियां प्राप्त हो गई हैं। निस्तारक का हिसाब का पत्रक बनाने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको सूचनाएं दी हुई है, जितनी समझ में आ रही है पूरी पढ़ लो। लेफ्ट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, बैंक बैलेंस 5,000 आपको दिया हुआ है, लिख दीजिए। अदर स्टॉक की वसूली 80,000 है, वो लिख दीजिए। अदर एसेट्स की वसूली 20,000 है, वो लिख दीजिए। बाकी अभी आगे चलते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेज आपको दिया हुआ है 11,000 रुपये, वो लिख दीजिए। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन क्लियर कहा है कि 1,000 रुपये तो 1 प्लस संपत्तियों की वसूली का 3% इन्होंने बताया है।
1000 रुपये तथा उनके द्वारा वसूल की गई संपत्तियों की राशियों पर 3% तो वसूली हुई है। उसके द्वारा कच्चा माल तो बैंक ने वसूल किया, इसको मिलेगा नहीं। और रहती और अन्य संपत्तियां 80,000 और 1 लाख की वसूली हुई है। 1 लाख पे 3% 3,000 ये आ गया, टोटल 4,000 इसका रेमोनरेशन आ गया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको दिए हुए हैं 1,200। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1,01,800 और इसमें 8,000 और जुड़ जाएंगे क्योंकि बैंक लोन 38 का 30,000 ही वसूली हुई है, तो 8,000 ये जुड़ जाएंगे, टोटल 1,09,800 रुपये आ जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके इसमें दिए हुए हैं 1 लाख रुपए। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात आएगी, तो इसके लिए आपको एक बढ़िया वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले कितना लेना है, किससे क्या देना है, इसकी पूरी जानकारी ज्ञात करने के लिए कुछ वर्किंग करें अपन। तो माना कि अंशधारियों से यदि सारी राशि अपन मंगा लें तो कुल कितनी राशि आएगी, पहले ये अपन अनुमान लगाते हैं। तो समता अंशधारियों में एक तो बकाया याचनाएं हैं 1,000 की, एक तो वो अपन ले लें, और दूसरा 10,000 अंशों पर 5 रुपये चुकता है तो बचे हुए 5 आ जाएं तो ये 50,000 हो जाएंगे, और 20,000 अंशों पर 3 रुपये हैं तो 7 रुपये ही आएंगे तो 1,40,000 ये हो जाएंगे। और इधर आपके आए हुए हैं 5,000 बैंक बैलेंस 80 और 20,000 तो 1,05,000 ये बकाया मांग 1,000 50,000 10,000 अंशों से और 1,40 20,000 अंशों से आएंगे, टोटल 2,96,000 ये आपकी प्राप्ति हो जाएगी। इनमें से भुगतान घटाएंगे तो 11,000 तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेज का है, 4,000 लिक्विडेटर रेमुनरेशन का है, 1,200 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, 1,09,800 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख। इन सब की जोड़ा जाएगी 2,26,000। टोटल प्राप्तियों में से अभी तक ये टोटल भुगतान सारे हो जाएं तो पीछे अपने 70,000 रुपये बच जाते हैं। ये 70,000 रुपये अपने को लौटाने हैं शेयर होल्डर्स में। और टोटल शेयर होल्डर आपके पास हैं, एक तो है 5,000, एक है 10,000, एक है 20,000, टोटल 35,000 शेयर होल्डर हैं। उनको 70,000 रुपये लौटाने हैं 35,000 को, तो प्रति शेयर होल्डर या प्रति शेयर 2 रुपये लौटाने हैं। इसलिए कंपनी द्वारा अपना अंशधारियों से उतनी ही राशि मंगाई जाएगी जितनी उनको जरूरत है। तब इनके 3 अपन टुकड़े कर लेते हैं, एक तो 5,000 समता अंशों पर, दूसरा 10,000 समता अंशों पर, तीसरा 20,000 समता अंशों पर। तो सबसे पहले लिखेंगे बकाया राशि कितनी है, तो 5,000 वड़ों की कोई बकाया नहीं है, 10,000 वड़ों की 5 रुपये बकाया हैं और 20,000 वड़ों की 7 रुपये बकाया हैं, ये लिख दिए। उसके बाद उसमें से घटाएंगे लौटाई जाने वाली राशि जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट की है, 2 रुपये लौटाने हैं सबको, तो लौटा दिए। अब नेट रिजल्ट क्या आया, 5,000 बड़ों को तो नेगेटिव आया, मतलब इनको लौटाने हैं, जबकि 10,000 बड़ों से 3 रुपये मंगाने हैं और 20,000 बड़ों से 5 रुपये मंगाने हैं। ये आप इस वर्किंग नोट से ज्ञात करोगे तब ये क्वेश्चन पूरा होगा। अब अपन ने लिखा लेफ्ट साइड में रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज अगेंस्ट कॉल्स, तो 20,000 बड़ों से तो अपन ने मंगाए 5 रुपये से 1 लाख ये आ गए, 10,000 बड़ों से मंगाए 3 रुपये से 30,000 ये आ गए, ये टोटल कर लो। और 5,000 बड़ों को 2 रुपये से अपन पेमेंट करेंगे और कॉल्स इन एरियर प्राप्त हुई नहीं है वो घटा लेंगे इनकी, तो 9,000 पेमेंट करेंगे, ये जोड़ मिल जाएगी। इस तरह से लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें डिफरेंट पेड अप वैल्यू के शेयर्स थे, उससे अपन किस प्रकार से मंगाते हैं, किस प्रकार भुगतान करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई गई।
इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि ऋण पत्रधारियों द्वारा जब समापन होता है तो ऋण पत्रधारी अपनी तरफ से अलग लिक्विडेटर की नियुक्ति करते हैं और बाकी कार्य के लिए शेयर होल्डर अलग लिक्विडेटर की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसी दशा में दो रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनते हैं, जिसमें जो डिबेंचर होल्डर का होता है लिक्विडेटर, वो अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, तो उसको कहते हैं रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और उसमें भी भुगतान का क्रम वैसे ही होता है जैसे लिक्विडेटर में होता है, पर अंतर यह है कि वो केवल जो डिबेंचर होल्डर्स के पास मॉर्गेज की हुई एसेट्स है उनसे ही वसूली कर सकता है। भुगतान उसको उस सीक्वेंस में करना पड़ेगा जैसे लिक्विडेटर को करना होता है, और डिबेंचर का भुगतान पूरा हो जाता है, उसके बाद बची हुई राशि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को लौटा देता है। फिर लिक्विडेटर अपना फाइनल स्टेटमेंट बनाता है। तो ऐसे सवालों में दो अकाउंट बनेंगे, एक रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। इस तरह का क्वेश्चन एक अपन करते हैं। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन। एक कंपनी 31 मार्च 19 को निम्नांकित स्थिति दर्शाती है। संपत्तियां 90,000 की है, मशीनरी 30,000 की, रहतिया 10,000 का। लाभ हानि का विवरण नाम से ऐसे 5,000 का, 5% डिबेंचर 50,000 के, बंधक पर ऋण है 10,000 का, असुरक्षित लेनदार है 7,000, आयकर 18-19 का 2,000 है, और 10 रुपये वाले 4,000 6% प्रेफरेंस शेयर है, और 10 रुपये वाले 2,600 इक्विटी शेयर। ये तो सूचना है। अब ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सभी संपत्तियों पर चल प्रभार है। एक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति ऋण पत्रधारियों द्वारा की गई है, पॉइंट आ गया। कंपनी का ऐच्छिक समापन हुआ है और एक निस्तारक की भी नियुक्ति हुई है। आप प्रापक का प्राप्ति और भुगतान खाता और निस्तारक का अंतिम वितरण खाता निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाइए। बंधक वाले ऋण के लिए मशीन बंधक रखी गई है और उसकी वसूली 80,000 रुपये प्रापक को सुपुर्द की गई है, जिसने इनसे 78,000 रुपये प्राप्त किए। प्रापक का पारिश्रमिक 400 और इसकी लागत 200 है। उसके बाद है समापन की लागत 800, निस्तारक का पारिश्रमिक 500, से संपत्तियों की बिक्री से निस्तारक को वसूली 9,500 और कानूनी व्यय 100 रुपये लगे, और मशीन से 25,000 रुपये प्राप्त हुए। तो अब देखिए, सबसे पहले रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा होगा तो सवाल में कहा गया है कि बंधक वाले ऋण के लिए मशीन बंधक रखी गई है और 80,000 की संपत्तियां प्रापक को सुपुर्द की गई, जिनसे 78,000 प्राप्त हुए। तो रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स आ जाएगा 78,000, 78,000। उसके बाद आगे सूचना दी है कि प्रापक का पारिश्रमिक 400 है, इसकी लागत 200 है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द रिसीवर्स 200 लिख दो और रेम्यूनरेशन ऑफ रिसीवर्स 400 लिख दो। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भुगतान प्रापक को करना ही पड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस में पहले आते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके हैं 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का ये भुगतान कर देगा। उसके बाद क्योंकि आयकर है ना 18-19 का, वो 2,000 रुपये प्रेफरेंशियल बनता है। उसके बाद 5% डिवेंचर का भुगतान हो जाएगा। ब्याज का कुछ नहीं लिखा है तो 50,000 ये भुगतान हो जाएगा। तो 78,000 में से ये सारे ही 52,600 का भुगतान घटाएंगे तो 25,400 पीछे बच गए, जो ये ट्रांसफ़र कर देगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को। तो बैलेंस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर लिखा हुआ है। अब लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। उसमें रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स आपको दी हुई है 9,500 लिख दो। सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर मॉर्गेज लोन क्रेडिटर, तो वो 15,000 आपको दे रखा है।
तो वो लिख दीजिए। और उसके बाद सरप्लस फ्रॉम रिसीवर 25,400 ये आ जाएगा। इसके बाद चूंकि लीगल एक्सपेंसेज यहाँ दे रखे हैं, समापन की लागत और लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, तो निस्तारक का पारिश्रमिक 500 दिया है, समापन की लागत 800 दी है, कानूनी खर्चे 100। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेज 100 आ गए, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन 500 आ गया और 800 रुपये लिक्विडेशन एक्सपेंसेज आ गए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपको दिए हुए हैं 7,000, वो भी आ गए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके 4,010 रुपये वाले, तो ये 40,000 आ गए। इसके बाद आपके जो बंधक पर ऋण वो तो आ ही गया, खैर बंधक पर ऋण 10,000 का था और मशीन से जो प्राप्त हुए हैं वो 25,000 है, 15,000 सरप्लस फ्रॉम फुली सिक्योर क्रेडिटर आ गया, बाकी सब आइटम आ गए। तो डेबिट साइड की जोड़ कर लीजिए, क्रेडिट साइड की जोड़ घटा लीजिए, 1,500 आएंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान हो जाएगा। इसके बाद अपन कॉन्ट्रीब्यूटरी डिस्कस करेंगे।